फॉर कंसिस्टेंसी आपको ये रहता है कि आपको कंसिस्टेंट बना रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और फिर 4 दिन का गैप मार दिया और फिर 5वें दिन आप पढ़ेंगे तो आपको जो आपने पहले 4 दिन पढ़ा था वो आपको कुछ काम का नहीं बचा आपके लिए। लेकिन बसंत सर ने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई थी कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन में आओ तो आप ये सोच लो कि यहाँ से मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, बस इतना सोच लीजिए। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मेरे साथ क्या आगे होगा, क्योंकि आपको आईआईटी में वो लोग सॉल्व करने का भी टाइम नहीं देते, आपको सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने का भी नहीं बोलते। वो आपको बोलते हैं मैट्रिक्स लिखिए, इसको देखो, इसके आइगन वेक्टर्स बता दो या इसके आइगन वैल्यूज बता दो ऑन दी स्पॉट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एट जिल। आज हमारे साथ है अमन पांडे, जिन्होंने गेट 2025 में 589 रैंक लाया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इनका आईआईटी मद्रास में एमएस सीएसई कोर्स में हुआ है, जो कि इतना आसान नहीं होता है। आज की दुनिया रिसर्च को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दे रही है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट पैकेज, अच्छा प्रोफाइल, आरएनडी में जाते बच्चे, जिसके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आईआईटी मद्रास जैसे कॉलेज में एमएस रिसर्च में हुआ और इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे रिटर्न होता है, पहले तो रैंक बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद रिटर्न क्लियर करना होता है और रिटर्न के बाद इंटरव्यू में भी क्लियर इन्होंने किया। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत कम लोगों का ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और दूसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अमन आपको बताएंगे कि गेट के प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे और उसको कैसे ओवरकम किया था, कैसे गेट एट जिल के प्रैक्टिस मटेरियल इनको हेल्प किया, कैसे यहाँ के टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन और मेंटर्स कैसे सपोर्ट कर रहे थे। ये सारे चीज़ जो आप इन्होंने अनुभव किया वो बताएंगे आपको। फिर हम लोग स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ भी बनेंगे। तो अमन, आप बताइए। हेलो एवरीबॉडी। सर ने आपको मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है और मतलब आप लोगों को जनरली गेट के किसी भी एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस को जनरली 3 तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किसी कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव। फर्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी, सेकंड इज़ रिवीजन एंड थर्ड इज़ मोटिवेशन। फॉर कंसिस्टेंसी आपको ये रहता है कि आपको कंसिस्टेंट बना रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और फिर 4 दिन का गैप मार दिया और फिर 5वें दिन आप पढ़ेंगे तो आपको जो आपने पहले 4 दिन पढ़ा था वो आपको कुछ काम का नहीं बचा आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर वो बैठा नहीं कंसेप्ट और आपको वो इरेज ऑफ हो गया एक तरह से। फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बेस्ट थिंग है कि आप लोग एक टाइम टेबल फिक्स करके रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, इसको छोड़िए मत बिल्कुल भी। कुछ नहीं मन कर रहा है तो मैथ सॉल्व करिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। आपका कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इस तरह सोच के करेंगे तो फिर कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाए। कभी भी आप कुछ कर रहे हैं तो पूछिए क्या मेरे गेट की एग्जाम में काम आएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज़ रिवीजन। रिवीजन के लिए तो मैं भी बहुत डरा था कि मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ ये मुझे आगे याद रहेगा कि नहीं, आगे मैं इसको रिवाइज़ कैसे करूँगा। और एक तो इसके लिए तो फिर मैंने सोचा कि मैंने एक बना लिया था कि मैम की क्लास में जाना है तो पूरा जितना अभी तक मैम पूरी कॉपी पढ़ के जाता था एक तरह से। अभी तक जितना मैम ने पढ़ा दिया है पूरे क्लास नोट्स उतने पूरे पढ़ के आता था। इसमें काफ़ी टाइम भी आता था, लेकिन धीरे धीरे जब ऐसा करते गए तो वो क्लास नोट्स छोटे होते जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि आपको बार बार पूरा पढ़ना नहीं पड़ता। आप देखते हो तो आपके मन में पूरी एक रील चल जाती है उसकी कि हाँ ये आता है, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे आप क्लास में जब भी आइए क्लास नोट्स रिवाइज़ करके आइए। बिना क्लास नोट्स रिवाइज़ करे आप कोई भी क्लास अटेंड मत करिए। कोई सी भी क्लास, आप चाहे मैथ्स की अटेंड कर रहे हो या फिर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स की कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हो, आप बिना रिवाइज़ करे अपने पिछले नोट्स आइए ही मत। क्योंकि आप आएंगे तो आपको पिछले नोट्स रिवाइज़ नहीं, आपको उस वक्त अच्छा फील गुड होगा कि हाँ मुझे सब आ रहा है, लेकिन आप जैसे वापस घर जाएंगे अगेन इरेज ऑफ हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए ये एक चीज़ है। फिर रिवीजन करने के बाद एक और फिर चिंता आ गई थी, मुझे भी, सबको आती है कि यार मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, पहले भूल गया, अभी एक बार कर लिया, फिर मैं भूल नहीं आऊँ। तो इसके लिए मेरे को बसंत सर के पास गया था। तो बसंत सर से मैंने, शाम का समय था, मैं पढ़ के बस निकल रहा था, बसंत सर ने एकदम से मुझे कॉल, मैं यही सोचता हुआ जा रहा था, बसंत ने मुझे कॉल करा कि क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो, अभी क्या चल रहा है। बसंत सर सबसे पूछते रहते हैं। बसंत सर मतलब आपको यहाँ पे बसंत सर आपको मिल गए तो आपको पूरा पूछ लेंगे कि अभी क्या कर रहे हो, आपका कैसा क्या परेशानी आ रही है। तो मैंने बताया सर अभी मैं पढ़ तो रहा हूँ, रिवीजन कर रहा था अभी मैं, उस वक्त मेरा फर्स्ट रिवीजन चल रहा था। तो मैंने बोला सर फर्स्ट रिवीजन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले पढ़ा था वो भूल गया, फर्स्ट रिवीजन किया सेकंड करूँगा तो ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट में भी भूल गया हूँ मैं, ऐसा नहीं हो। सर ने बोला आप दीवार पे बार बार हथौड़ा मारोगे तो आपको लगेगा कि दीवार तो टूटी नहीं, लेकिन वो कमज़ोर हो गई है, आप एक बार और मारोगे तो वो टूटी जाएगी। तो मैंने इस बात को गार्ड मान लिया कि हाँ मेरे को अभी एक बार और करते रहना है, इसकी चिंता नहीं करनी कि मैं भूल जाऊँगा कि नहीं, दीवार कमज़ोर हो रही है, तोड़ दूंगा मैं आगे। तो आपको रिवीजन के लिए इस तरह से आपको रिवीजन जरूर करते रहना है, क्योंकि रिवीजन से एक बात होती है कि आप कुछ कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि आप जो कंसेप्ट पढ़े वो रिवाइज ही होते हैं, आपको कुछ नया पता भी चलता है। क्लास नोट्स आप जब बार बार पढ़ते हो ना तो आपको कुछ नए पॉइंट्स पता चलते हैं, कुछ आपको
मतलब छोटी शॉर्ट ट्रिक्स आप कुछ अपने आप अपनी खुद की बना लेते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको टीचर्स बता देंगे, आप खुद भी बना लेते हो। वो नोट्स के अंदर ही रहती है, लेकिन हम कभी देख नहीं पाते क्योंकि हम बार बार नहीं पढ़ते हैं। तो बार बार पढ़िए उसको। और थर्ड इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन अगेन इज द की थिंग, बिकॉज कि हम लोग बहुत लंबे समय के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोई 7 महीने के लिए, कोई 8 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए। तो जब आप ये पढ़ाई करते हैं तो आपको बीच में कभी आपको ऐसा लग सकता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, या फिर आप क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं, आपको कुछ याद नहीं हो पा रहा है, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आपको लगा यार मेरे को आ नहीं रहा है, आगे कर पाऊंगा कि नहीं, क्या होगा। बहुत सारी चिंताएं सताती हैं। तो उसके लिए भी अगेन बसंत सर ने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई थी कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन में आओ तो आप ये सोच लो कि यहाँ से मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, बस इतना सोच लीजिए। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मेरे साथ क्या आगे होगा। अभी मैं जहाँ हूँ उससे तो कुछ बेस्ट करूँगा तो बेस्ट पे जाऊँगा। तो आप ये सोच लीजिए कि अभी से मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, अभी मैं जहाँ हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, वहाँ से बेस्ट क्या कर सकता हूँ। और इसके लिए मैम ने एक बार, मैं कंपाइलर की शायद से क्लास थी 4 बजे के करीब, तो मैम ने एकदम, उस दिन कम बच्चे ही आए थे, तो मैम ऐसी थोड़ी देर बात करने आखिरी में बैठी थी। मैम ने ऐसे ही सबको, सब बच्चे थोड़े से उस वक्त लास्ट के चल रहा था कंपाइलर, अगेन आखिरी का टॉपिक होता है, सब थोड़े से वो रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि अब एग्ज़ाम और पास आ गई हमारे, हमको रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी चल रहे हैं सब, और नया भी कुछ कुछ याद करते रहना है जो हमारा पेंडिंग है। तो ये सब चलता रहता है। तो उस वक्त सब बच्चे थोड़े से ऐसे, तो मैम ने उस दिन एक स्मॉल टॉक करी थी बच्चों के साथ में। तो मैम ने बताया था कि आप लोग चिंता मत करिए, एंड तक लगे रहिए। गेट एग्ज़ाम में आपको अच्छा अगर आप एंड तक लगे रहेंगे, अपना पूरा पूरा देने की कोशिश करते रहेंगे, पूरा पूरा देंगे भी, कोशिश करते रहिए, आप लोग एंड तक लगे रहिए, तो आपको कुछ, अभी आप जहाँ हैं उससे अच्छी पोजीशन पे बिल्कुल जाएंगे। तो बस इससे थोड़ा सा हिम्मत बन गई कि हाँ हम लोग लगे रहना आखिरी तक। तो आखिरी तक लगे रहे तो फिर अगेन काम हो जाता है। वेरी नाइस। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि जब टीचर्स गुरु जो कुछ आपको बताते हैं ना, उसको सीरियसली लेना चाहिए, और अमन ने उसको सीरियसली लिया। दूसरा है अमन कि मैं जैसे कि आपका आईआईटी मद्रास एमएस में सिलेक्शन हुआ, तो आपने क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किए थे? क्योंकि गेट हो चुका है, कई लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, कई लोग रोकते हैं, चलो आप तो मतलब 589 रैंक अच्छा रैंक है, तो चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई जारी रखा। और आप, क्योंकि इतना आसान नहीं है, मैथ्स भी अच्छा चाहिए, कई चीज़ एक चीज़ को मैनेज करना होता है। तो आप थोड़ा आपने कैसे किया, और फिर और बच्चों को ये गाइड कर सकते हैं कि जो लोग इस तरह के एग्ज़ाम देते, रिटर्न इंटरव्यू देते गेट के बाद, उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और आपने अगर कुछ मिस किया तो भी कर सकते हैं, चलो आप ये भी कर लेना। जी सर। तो अगेन जब मेरा वापस, मैं जब रिज़ल्ट आए थे गेट के, उसके बाद मैं फिर कोचिंग आया था मैम के पास मिलने के लिए। तो मैम ने मुझे बताया था कि आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल वॉल आए तो आप जाना, और उन्होंने मुझे पूछा मैम वहाँ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो फिर अगेन मैम ने मुझे गाइड करा था, सर ने गाइड करा था। और जनरली आपको ये रहेगा कि टेक्निकल, आपको जो रिटर्न टेस्ट होते हैं उसमें टेक्निकल और एप्टीट्यूड पार्ट रहता है, मैथ्स का पार्ट भी रहता है, वो भी बेसिक रहता है। तो उसके रिटर्न टेस्ट के लिए तो आप कंप्लीटली आपके जो क्लास नोट्स हैं उसको फॉलो करिए। मैम ने आपको जितना पढ़ाया है, सर ने आपको जो क्लास नोट्स बनाया है उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए, उसको पूरा रिवाइज करके जाइए। तो आपको रिटर्न टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज ऑफ मुझे जितना पता है। और चाहे आईआईटी मद्रास का हो, या बॉम्बे का हो, या हैदराबाद का हो, कहीं भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है रिटर्न टेस्ट में, टेक्निकल पार्ट के, एप्टीट्यूड पार्ट के लिए। फिर जो इंटरव्यू है उसमें अगेन टेक्निकल पार्ट रहेगा। उसके लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक से, आप मैम के पास आइए, मैम आपको स्टैंडर्ड बुक से कुछ बता देगी कि आप इतना ये पढ़ लीजिए, इस चैप्टर से इस चैप्टर तक पढ़ लीजिए, आपको ये पेज से पेज में आपको आपकी काम की चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि आप पूरी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने आओगे तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा। तो आप उससे पढ़ सकते हो, और क्लास नोट्स रिवाइज करके जाइएगा तो फिर टेक्निकल पार्ट्स के लिए अच्छा रहेगा। और फिर 3 चीज़ें रहती है जिसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट इज़ आपके जो मैथमेटिक्स पार्ट है, और फिर सेकंड आपका जो डीएसए का पार्ट रहता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से, अगर आप वो टॉपिक चूज़ करते हो। और थर्ड कुछ आपका ये बार इंटेलिजेंट सिस्टम्स की जो स्ट्रीम रहती है, सब आईटीज़ में एमएस के लिए, एमटेक के लिए इंटेलिजेंट सिस्टम की स्ट्रीम रहती है, या एमटेक एआई के लिए। तो उसके इंटरव्यू के लिए आपको एआई की कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ सकती है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड। उसमें भी अगेन वो बहुत डीप नहीं पूछते हैं, बेसिक एआई मतलब बेसिक एमएल एल्गोरिदम्स पूछेंगे, लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह, बेस, नेव क्लासीफायर एक्सेट्रा। और मैथमेटिक्स में आपको जनरली प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा में से पूछ सकते हैं वो लोग, जो भी पूछेंगे। प्रोबेबिलिटी मैंने मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करा था, तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने एनपीटीएल के लेक्चर से प्रिपेयर करा था। और लीनियर अलजेब्रा के लिए मैंने मैम से पूछा था, मैम ने वो मुझे गिलबर्ट स्टैंग की वीडियो रिकमेंड करी थी, तो वो प्लेलिस्ट मैंने देखी थी। उसमें भी पूरी नहीं देखी थी, 23 वीडियोस ऐसे 20 to 23 वीडियो समथिंग देखी थी। और उसके कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए थे रिवाइज के लिए फटाक से, बहुत डीप नोट्स भी नहीं बनाए थे। और फिर मतलब लीनियर अलजेब्रा आपको उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको एक इंट्यूशन बन जाएगा उसके लिए। क्योंकि आपको आईआईटी में वो लोग सॉल्व करने का भी टाइम नहीं देते, आपको सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने का भी नहीं बोलते। वो आपको बोलते हैं मैट्रिक्स लिखिए, इसको देखो, इसके आइगन वेक्टर्स बता दो, या इसके आइगन वैल्यूज बता दो ऑन दी स्पॉट।
तो आपको उस वक्त आपको लिखने के लिए वो लोग मना कर देते हैं। तो आपको ये सब, अगर आपको इसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट लीनियर अलजेब्रा का उसका इंट्यूशन पता होगा तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ ये मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल, इसके जो वेक्टर आइगन वेक्टर्स होंगे ऑर्थोगोनल होंगे कि नहीं, ये सब बता सकते हो आप। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। और मैथ्स की कंसेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वो मैथ्स ही चाहेंगे। अगर आप डीएसए भी चूज़ करोगे तो वो आपसे एक एल्गोरिथम, आपको एक प्रॉब्लम देंगे, और कई बार आपसे वो बोल देंगे आप पूरा मतलब कई इंटरव्यू में ऐसा ही बोल दिया था कि कई बच्चों को कि आप एक डिजास्टर एल्गोरिथम पूरा लिख के बताओ, तो आपको पूरा सूडो कोड लिखवा देंगे। फिर पूछेंगे इसकी आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी या प्रूव करनी है, थोड़े आपको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट उस वक्त भी अप्लाई करने पड़ते हैं। ओवरऑल मैथ्स अच्छा होना चाहिए। और कुछ ऐसा मिस किए थे क्या, कुछ और तैयारी कर सकते थे जो करना चाहिए कुछ ऐसा? डीएसए के लिए अगर आप लोग और टाइम आपके पास कभी आपको लगता है हो, या फिर आपको ऑलरेडी ऐसा हो, तो डीएसए के लिए आप लोग लीड कोड के मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स तक थोड़ा और अच्छे सॉल्व करना चाहिए। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, मतलब क्योंकि कई बार कई इंटरव्यूज में वो लोग आपको डायरेक्ट लीड कोड के कुछ ऐसे प्रॉब्लम बता सकते हैं। टीचर्स वहाँ पे आपको बोल के बोलेंगे, आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने को बोल देंगे, वो लीड कोड के बेसिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब मीडियम प्रोग्रामिंग लेवल थोड़ा पे। करें तो अच्छा ही प्रोग्रामिंग से अच्छा रहता है। आप अभी कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस? जी सर। वेरी नाइस। तो बस हम थोड़ा सा एक और चीज़, बस एंडिंग ही कर रहे हैं इस सेशन को। तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि अभी जो टाइम होता है, क्योंकि कई बार अभी ये सिचुएशन क्रिएट होता है, गेट हो गया है, अभी पता नहीं कहाँ होने वाला है, यहाँ भी अप्लाई करें, यहाँ भी अप्लाई करें, कई जगह अप्लाई कर रहे हैं। तो उस अप्लाई करने में और गेटेड जिल कैसे आपको सपोर्ट करता है कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, और उस टाइम की जो मानसिक स्थिति होती है कि यस क्या होगा कैसे होगा, तो उस चीज़ में गेटेड जिल कैसे सपोर्ट करता है और आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया? मतलब आप जब भी कहीं भी अप्लाई करते हो तो ऑलरेडी वहाँ पे 300 350 बच्चे एक बार में मतलब अप्लाई तो हज़ारों बच्चे करते हैं, सिलेक्ट मतलब मद्रास गया था, बॉम्बे गया था, तो वहाँ पे मैंने जैसे हॉल में एंटर हुआ, पहले ओरिएंटेशन होता है रिटन टेस्ट से पहले भी, आपको सब बताते हैं कि कैसे स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी। तो मैं वहाँ गया, 350 मतलब वहाँ पे कुछ 350 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे हज़ारों अप्लीकेंट्स में से। तो उनको देख के मुझे तो घबराहट हो गई कि इतने सारे बच्चे हैं, इसमें मैं 15 बच्चे सिलेक्ट होने, इसमें मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, हर बार यही रहता था। क्योंकि एमएस एमटेक आ रहे हैं, या एमएस के लिए सीटें 15 के करीब होती है, 15 या किसी में 20 के करीब हो जाती है। तो वही एक फीलिंग आती है, एक फियर आता है कि यार अपना होगा कि नहीं। तो मैं यहाँ से मैं तो अप्लाई भी नहीं करता शायद से, अगर मैम के पास आके मैं पूछता नहीं, मैं जो मुझे एमटेक खड़गपुर वगैरह कुछ भी मिलता तो ले लेता। फिर लेकिन मैम ने बोला कि नहीं आप अप्लाई करो, कॉल आएगा और वहाँ पे जाओ, इंटरव्यू कामली दो, आपको कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के रिसोर्स बताएं, प्रिपेयर करो और वहाँ पे कामली दे के आओ। 15 बच्चे होते हैं तो 15 में तुम भी आ सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं आओगे, ऐसा मत सोचो, आ भी सकते हो। तो फिर बस मैं चला गया, वहाँ इतने बच्चे देख के घबराया भी, लेकिन फिर मैं वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता गया और सिलेक्ट होते गए, बॉम्बे में भी, हैदराबाद में भी, मद्रास में भी। जो तीनों में हो गया आपका? हाँ, तीनों में। वाह, वेरी नाइस, ये तो पता ही नहीं था। तो देखो बस मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया, एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक गेटेड जिल से कनेक्टेड रहा, यहाँ पे मैम से, सर से, सभी लोगों से मिलते रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो हम हमेशा यहाँ पे आकर के पूछते रहा। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग ये स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, यहाँ जो टीचर्स बताते हैं उसको फॉलो करिए और कनेक्टेड रहिए। फिर से मैं बोलूँगा कि अगर पेड़ में छोटा सा फल है, अभी उसमें जस्ट अभी आया ही है, लेकिन वो कनेक्टेड रहेगा तो आखिरी तक पक ही जाएगा और फिर वो खाने लायक हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको कनेक्टेड रहना है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा समय दिया और इतना अच्छा बात बताया। मिलते हैं फिर से, ऑल द बेस्ट।